गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखा था, बराबर है। कि भाई रेनबो किसके कारण बनता है? भाई डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के कारण क्या बनता है भाई? रेनबो। और उसके लिए कि भाई एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट? रेनबो बनाते हैं। रेनबो ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, यानी कि मॉर्निंग में रेनबो वेस्ट में बनता है और इवनिंग में रेनबो कहां पर बनता है स्टूडेंट? ईस्ट के अंदर बनता है। रेनबो यानी कि जो एटमॉस्फेयर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। जब भी सनलाइट का रे उसके अंदर एंटर होता है, सबसे फर्स्ट उसका डिस्पर्जन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्ट होकर रे जब भी ड्रॉपलेट में से बाहर आता है तो हमारी आई के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर क्या होते हैं भाई? एंटर होते हैं। अगर टॉप टू बॉटम देखे यानी कि बॉटम टू टॉप में देखे, बॉटम में वायलेट कलर हो, टॉप में रेड कलर हो, तो ऐसे रेनबो को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राइमरी रेनबो। एंड सपोज कभी कभी ये प्राइमरी रेनबो के ऊपर दूसरा भी रेनबो देखने को मिलता है जिसमें ये कलर की जो पैटर्न है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि बॉटम में रेड कलर और टॉप में वायलेट कलर। ऐसे टाइप का जो रेनबो है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, बराबर। यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब आज देखना है स्टूडेंट हमें अकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई। आज की हमारी शॉर्ट नोट है अकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई। तो स्टूडेंट हमारी जो आई है, आई के अंदर कभी कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले समझ लो, क्योंकि आई आपके कोर्स में से अभी प्रेजेंट ईयर के लिए निकाल दी है, बराबर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको या मुझे क्लियरली देखना हो तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बननी चाहिए भाई? रेटिना के ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें क्लियरली देखना हो तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बननी चाहिए स्टूडेंट? रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। और रेटिना के ऊपर इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट? सिलियरी मसल। कि भाई हमारी आई के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? आई लेंस। लेंस से जो इमेज बनी वो आप लोगों ने देखी कि भाई हमारे आई के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? आई लेंस। पर वो आई लेंस को उसकी पोजीशन के अंदर होल्ड करने का फंक्शन, यानी कि पकड़ के रखने का फंक्शन एक स्पेशल टाइप के मसल करते हैं। वो मसल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिलियरी मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कि भाई आई लेंस को उसकी पोजीशन में होल्ड करने का फंक्शन कौन से टाइप के मसल करते हैं भाई? सिलियरी मसल। अब आप जब नजदीक का ऑब्जेक्ट देखो, लाइक स्टूडेंट पहले समझो, अकोमोडेशन बाद में आएगी क्योंकि कुछ चीज से निकाल दी है तो समझ में जल्दी से नहीं आएगा। लाइक आपने टेलीस्कोप देखा होगा, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं दूरबीन। या तो जब भी आप अपने मोबाइल के कैमरा से फोटो लेते हो, क्या लेते हो भाई? फोटो नहीं भाई, बराबर है, मैं तो फोटो बोलता हूं। जब भी आप फोटो लेते हो सीधा क्लिक कर देते नहीं हो, क्या करते हो भाई? पहले कैमरा को अच्छे से सेट करते हो, जूम करते हो, छोटा करते हो, जूम करते हो, ऐसे अच्छे से सेट करते हो। जो भी आप जूम करते हो तो भाई जिसका आपको फोटो लेना है वो ऑब्जेक्ट दूर है तो आप क्या करते हो भाई? जूम करते हो। यानी कि वो जूम करके आप क्या करते हो? आपके कैमरा का जो लेंस है वो लेंस की फोकल लेंथ को आप क्या करते हो भाई? एडजस्ट करते हो। क्या करते हो भाई? एडजस्ट करते हो। या तो जब भी उत्तरायण के ऊपर टेलीस्कोप की मदद से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखें
तो वहां पर ऊपर एक मस्त स्क्रू आता है जिसको हम लोग घुमाकर अपने टेलीस्कोप को क्या करते हैं भाई, अच्छे से सेट करते हैं। इसके बाद में दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमें कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट, हमारी आई को दूर का ऑब्जेक्ट या तो नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना हो तो ये जो हमारी आई के अंदर आई लेंस प्रेजेंट है, वो आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, चेंज करना पड़ता है। कि भाई हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना हो, वो दूर का ऑब्जेक्ट हो या नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे जो सिलियरी मसल है, वो सिलियरी मसल को क्या करना पड़ता है भाई, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है। लाइक दूरबीन के अंदर हम लोग सेट करते हैं मोबाइल से या तो कैमरा से। जब भी फोटो क्लिक करते हैं, पहले आगे एक मस्त बटन होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं भाई, एडजस्ट करते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं भाई, फोटो लेते हैं। तो वो करके हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारे मोबाइल के अंदर जो लेंस है, वो लेंस की फोकल लेंथ को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एडजस्ट करते हैं। चलो, तो कोई भी फोटो लेनी हो तो मोबाइल कैमरा की फोकल लेंथ को एडजस्ट करनी पड़ेगी। सेम हमें कोई भी दूर के ऑब्जेक्ट या नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना हो तो हमारे सिलियरी मसल है कि भाई आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कौन कर सकता है, वेराइज कौन कर सकता है भाई, सिलियरी मसल ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं स्टूडेंट, सिलियरी मसल। तो अब हम लोग आते हैं भाई एक्कम्पडेशन पावर ऑफ एन आई की शॉर्ट नोट में। तो स्टूडेंट, हमारे जो सिलियरी मसल है, वो सिलियरी मसल क्या करते हैं भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे जो आई लेंस है, वो आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करते हैं स्टूडेंट, चेंज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्कम्पडेशन पावर ऑफ एन आई। क्या बोलते हैं भाई, एक्कम्पडेशन पावर ऑफ एन आई, यानी कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस adjust its focal length as per requirement is called accommodation power of an eye. फिर से डेफिनेशन, ability of ciliary muscle to adjust focal length of eye lens as per requirement is called accommodation power of an eye. मटेरियल के अंदर जरा डेफिनेशन देखो आप लोग। देखिए स्टूडेंट, the ability of eye lens to adjust its focal length as per requirement is called accommodation power of an eye. फिर से जरा आप मेरे साथ में बोलोगे, what is accommodation power of an eye? तो the ability of eye lens to adjust its focal length as per requirement is called accommodation power of an eye. बोलो फिर से, what is accommodation power of an eye? कभी the ability of eye lens to adjust its focal length as per requirement is called accommodation power of an eye. याद रहेगी डेफिनेशन, कभी हमारे आई लेंस की एक एबिलिटी है, जरूरत के हिसाब से वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है स्टूडेंट, एडजस्ट करता है। यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है भाई, एडजस्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्कम्पडेशन पावर। गुजराती में उसको क्या बोलते हैं भाई, समावेश क्षमता। गुजराती उसका क्या होता है भाई, समावेश क्षमता। भाई कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हमारे आई के अंदर वो क्या हो जाता है भाई, समा जाता है। वो किसके कारण समा जाता है कि भाई हमारा जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर देता है भाई, एडजस्ट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट? चलो फिर से, व्हाट इज एक्कम्पडेशन पावर ऑफ एन आई? तो द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्कम्पडेशन पावर ऑफ एन आई। स्टूडेंट, हमारे जो सिलियरी मसल है,
हमारे जो सिलियरी मसल है वो सिलियरी मसल कुछ एक्सटेंट तक ही क्या कर सकते हैं भाई, आई लेंस की फोकल लेंथ को वेराइज कर सकते हैं। जो सिलियरी मसल है, लाइक स्टूडेंट, जो सिलियरी मसल है वो सिलियरी मसल कुछ एक्सटेंट तक ही आई लेंस की फोकल लेंथ को वो क्या कर सकते हैं भाई, एक्सटेंड कर सकते हैं। आई लेंस की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, सॉरी, सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ मोर होती है। कभी सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, अच्छे से समझना, कभी सिलियरी मसल की, अभी हमारी नॉर्मल सिचुएशन है, कभी सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ मोर होती है, जिसके कारण आई लेंस कैसा होता है स्टूडेंट, थीन होता है, जिसके कारण दूर के ऑब्जेक्ट को, फार ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, क्लियरली देख सकते हैं। कभी आई लेंस की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, यानी कि सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, मोर होती है, जिसके कारण दूर के ऑब्जेक्ट को, फार ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। सेम जब ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज होगी, कम होगी। जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो आई लेंस कैसा बनेगा स्टूडेंट, थिकर बनेगा। कैसा बनेगा भाई, थिकर बनेगा, जिसके कारण हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे भाई, क्लियरली देख पाएंगे। भाई फर्स्ट हमारी क्या थी भाई, डेफिनेशन थी, हमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर के ऑब्जेक्ट को भी हमारी आई को देखना है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी हमारे आई को देखना है। तो फर्स्ट क्या थी भाई, डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी थी कि भाई द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड accommodation power of an eye. What is the accommodation power of an eye? So the ability of an eye lens to adjust its focal length as per requirement is called accommodation power of an eye. Student, सिलियरी मसल कुछ एक्सटेंड तक, कुछ हद तक ही हमारे आई लेंस से उसकी फोकल लेंथ को वो क्या कर सकती है भाई, वेराइज कर सकते हैं। लाइक आपके मोबाइल के कैमरा भी, मोबाइल का कैमरा भी कुछ एक्सटेंट तक ही जूम हो सकता है। याद है ना, 4x पिक्सल ऐसा आता है, यानी कि कुछ एक्सटेंट तक ही आप उसको क्या कर सकते हो भाई, जूम कर सकते हो। सेम स्टूडेंट, हमारी जो सिलियरी मसल है वो सिलियरी मसल कुछ एक्सटेंट तक ही आई लेंस की फोकल लेंथ को वो क्या कर सकते हैं भाई, चेंज कर सकते हैं। सिलियरी मसल की दो टाइप की सिचुएशन याद रखनी, एक नॉर्मल सिचुएशन, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, यानी कि मोर होती है, जिसके कारण आई लेंस कैसा होता है स्टूडेंट, थीन होता है। तो भाई सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ, सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ मोर होती है, एंड आई लेंस कैसा होता है भाई, थीन होता है, जिसके कारण फार ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो भाई, क्लियरली देख सकते हो। बट जब भी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। जब भी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है, और आई लेंस कैसा बनता है भाई, थिकर बनता है। कैसा बनता है भाई, थिकर, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, नियर बाय ऑब्जेक्ट को
क्लियरली देख सकते हो। बोलो इतना देख पाओगे। फर्स्ट डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्कोमोडेशन पावर ऑफ एन आई। सिलियरी मसल कुछ एक्सटेंट तक ही आई लेंस की फोकल लेंथ को वेराइज कर सकते हैं। सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस थीन होता है, सिलियरी मसल के नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ मोर होती है और आई लेंस कैसा होता है भाई, थीन होता है, जिसके कारण नियर बाय फार ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हैं। बट जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। आई लेंस कैसा बनता है भाई, थिक बनता है। 3 वर्ड आने चाहिए कि भाई सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई लेंस कैसा बनेगा भाई, थिकर बनेगा, जिसके कारण नियर बाय ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाओगे। अब इसके ऊपर से स्टूडेंट नई 2 डेफिनेशन आती है कि भाई नियर पॉइंट एंड दूसरी आती है फार पॉइंट। तो भाई नियर पॉइंट, तो भाई ऐसा मिनिमम डिस्टेंस, तो भाई हमारी आई 2 टाइप के ऑब्जेक्ट को देखती है कि भाई नजदीक का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर से 2 डेफिनेशन आएगी कि भाई नियर पॉइंट और दूसरी कौन सी आएगी भाई, फार पॉइंट। ये दोनों आपको एक्कोमोडेशन पावर ऑफ एन आई के अंदर लिखनी ही है। तो भाई ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहां से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, तो भाई ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहां से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, तो वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नियर पॉइंट ऑफ एन आई। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ एन आई। तो भाई व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ एन आई, नजदीक बिंदु क्या होगा भाई, तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ एन आई। और एक यंग एडल्ट पर्सन, अब जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं अच्छे से याद रखना, एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर, यानी कि द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट इन अ यंग एडल्ट पर्सन इज अ ब्लैंक। एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। अब आपको समझाता हूं ये नियर पॉइंट क्या है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, अब अच्छे से सुनो, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपकी आई और जो बुक है वो दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस मिनिमम 1 फीट रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए भाई, मिनिमम इतना डिस्टेंस 1 फीट रहना चाहिए। कुछ लोग पढ़ते हैं बिल्कुल नजदीक में लाकर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाओगे, देख लो, आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई एकदम नजदीक में अगर आपके पास बुक पड़ी है तो बुक को एकदम नियरेस्ट में लाके पढ़ो, वर्ड फट जाएंगे। मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए भाई, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं भाई, नियर पॉइंट ऑफ एन आई। और याद रखना, अंडरलाइन करके रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आईएमपी है। एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर, आप यंग एडल्ट हो, एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर ये नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर की डेफिनेशन है फार पॉइंट। आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ एन आई। ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस जहां से आप कोई भी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फार पॉइंट ऑफ एन आई। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो फार पॉइंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है।
कि भाई एक पर्सन के अंदर फार पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? इनफाइनाइट। यानी कि आप लोग बोलोगे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहे, क्या आप लोग 1 किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? 600 किलोमीटर दूर जो बॉम्बे पड़ा है उसको देख पाते हो? आप लोग ऐसा सोचते होगे, हाँ देख पाते हैं। जरा सोचो, स्टार हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। कैसे है भाई? स्टार हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो भी हम लोग नाइट में उसको क्लियरली क्या कर पाते हैं भाई? देख पाते हैं। यानी कि फार पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो दो याद रखोगे, नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की वैल्यू कितनी भाई? इनफाइनाइट। यानी कि आपको भगवान ने जो दो बड़े बड़े पटाखे दिए हैं, यानी कि कोई भी ह्यूमन बींग्स कहां से कहां तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक वो क्या कर सकता है भाई? देख सकता है। क्लियर? तो भाई हमारी आई, ह्यूमन आई कहां से कहां तक देख सकती है भाई? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिट डिस्टेंस। क्लियर? शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गई। तो नियर पॉइंट किसको बोलेंगे? तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ एन आई, एंड द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट इन अ यंग एडल्ट पर्सन इज 25 सेंटीमीटर। एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर फार पॉइंट, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ एन आई, एंड द वैल्यू ऑफ फार पॉइंट इज इनफाइनाइट। उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? इनफाइनाइट। और ह्यूमन आई कहां से कहां तक देख सकती है भाई? 25 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते। क्लियर स्टूडेंट? बोलो, पक्की हो गई? फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं पूरी शॉर्ट नोट। व्हाट इज एक्कोमोडेशन पावर ऑफ एन आई? तो द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्कोमोडेशन पावर ऑफ एन आई। स्टूडेंट, हमारी जो सिलियरी मसल है, वो सिलियरी मसल आई लेंस की फोकल लेंथ को कुछ एक्सटेंट तक ही वेराइज कर सकती है। सिलियरी मसल की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई लेंस की फोकल लेंथ मोर होती है, और आई लेंस कैसा होता है भाई? थिन, जिसके कारण फार ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। सेम जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी फोकल लेंथ, आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट? डिक्रीज होगी। क्या होगी स्टूडेंट? डिक्रीज होगी, जिसके कारण उसकी फोकल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट? आई लेंस कैसा बनेगा भाई? थिकर बनेगा, जिसके कारण नियर बाय ऑब्जेक्ट को आप क्या कर पाओगे भाई? क्लियरली देख पाओगे। इसके बाद में डेफिनेशन आती है नियर पॉइंट, कि भाई द मिनिमम डिस्टेंस एट विच near object seen clearly is called near point of an eye, and the value of a near point in a young adult person is 25 centimeter. Second number, far point of an eye, so the maximum distance at which far object seen clearly is called far point of an eye, and the value of far point इन अ यंग एडल्ट पर्सन इज इनफाइनाइट। यानी कि स्टूडेंट ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक क्या कर सकती है भाई? देख सकती है। क्लियर हो गई? एक्कोमोडेशन पावर समझ में आई आप लोगों को? चलो अब थोड़ा आगे बढ़े। सेकंड एक शॉर्ट नोट देखते हैं, एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। भाई एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन, तो भाई हमारा एटमॉस्फियर भी क्या करता है स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन करता है। तो हमारा जो एटमॉस्फियर है
स्टूडेंट सभी प्लेस के ऊपर वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि एटमॉस्फेयर इज नॉन यूनिफॉर्म एवरीवेयर। कभी हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सभी प्लेस के ऊपर कैसा है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म है। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल दो, चलो आप हिम्मतनगर में रहते हो, आपको ब्रीथिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोज आप अपने मम्मी पापा के साथ में कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए, कुल्लू मनाली रोहतांग घूमने गए, रोहतांग के ऊपर जब भी वहां पर तो बिल्कुल आइस ही आइस प्रेजेंट है, या तो लेह लद्दाख घूमने के लिए गए, तो वहां पर जाते हैं स्टूडेंट तो जो हमारी एयर है वो बिल्कुल क्या हो जाती है भाई, थीन। एयर के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है भाई, 721%। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। अदर गैसेस कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ओनली 1% में प्रेजेंट है। ये हमारे आजू बाजू के एयर की बात करते हैं, बट जब हम लोग कुल्लू मनाली शिमला रोहतक लेह लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं, जब वो माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, वहां पर एयर बिल्कुल थीन हो जाती है। यहाँ पर आप सपोज 1 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो, वहां पर आप जाओगे 10 डगले चलोगे तो भी आपको क्या चढ़ जाएगा भाई, श्वास चढ़ जाएगा, यानी कि आपकी ब्रीथिंग रेट है वो वेरी फास्ट हो जाती है। क्योंकि वहां पर हम लोग जाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा हो जाता है भाई, लेस हो जाता है, जिसके कारण हमें ब्रीथिंग में क्या होती है स्टूडेंट, डिफिकल्टी होती है। यानी पूरे अर्थ के ऊपर हम लोग जाए तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी है वो कैसी है भाई, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि अवर एटमॉस्फेयर इज नॉन यूनिफॉर्म एट एवरीवेयर। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग जाए, हमारे जो अर्थ है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर कैसा है भाई, नॉन यूनिफॉर्म है। हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, वो एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप के डेंसिटी के लेयर से बना है। हमारे अर्थ का स्टूडेंट जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। लाइक देखो, डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर हमारे अर्थ, उसको अर्थ के नियरेस्ट में जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसके अंदर गैसेस की जो डेंसिटी है वो मोर होती है, यानी कि लगभग फिक्स प्रोपोर्शन में होती है, उसको लोअर एटीट्यूड भी बोलते हैं। यानी कि लोअर एटीट्यूड के अंदर लाइक समझो ये अलग अलग टाइप के क्या है लेयर है। कभी ये हमारे अर्थ के नजदीक का लेयर, यहाँ पर गैसेस कैसे होते हैं भाई, कभी हायर लेवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये लोअर एटीट्यूड है। उसके ऊपर जाए तो जो गैसेस है उसका प्रोपोर्शन कैसा हो जाता है स्टूडेंट, लेस हो जाता है। करके हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉन यूनिफॉर्म एवरीवेयर है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर किससे बना है स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। लोअर एटीट्यूड के अंदर, लोअर एटीट्यूड के अंदर, लोअर यानी कि हमारे अर्थ के नजदीक वाला, लोअर एटीट्यूड के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी मोर होती है। वाइल हायर एटीट्यूड के अंदर, हायर एटीट्यूड के अंदर जो लेयर है उसकी डेंसिटी कैसी होती है भाई, लेस होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से अपर डायरेक्शन में जाएंगे, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, समर सीजन में कुल्लू मनाली शिमला रोहतक लेह लद्दाख घूमने जाते हैं, हमारे हिम्मतनगर के लेवल से हम लोग हायर एल्टीट्यूड के अंदर जाते हैं, बराबर है। वो हमारे से 10,000 या तो 13,000 फीट हाइट के ऊपर है, तो वहां पर जो एयर के लेयर है उसके अंदर एयर के जो डिफरेंट गैसेस है उसका प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है। क्लियर, यानी कि अवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉन यूनिफॉर्म एवरीवेयर। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सभी प्लेस के ऊपर कैसा है भाई, नॉन यूनिफॉर्म है।
अर्थ का एटमॉस्फेयर किससे बना है भाई? डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है कि भाई हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। लोअर एटीट्यूड के अंदर, अर्थ के नजदीक में लोअर एटीट्यूड के अंदर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसकी डेंसिटी मोर होती है, वाइल हायर एटीट्यूड के अंदर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसकी डेंसिटी कैसी होती है? लेस होती है। हम लोग लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ गए। लाइट, अब समझ लो पहले, लाइट का रे जब डेंसर मीडियम में से, रेयर मीडियम में से, लाइक हवा एयर का मीडियम है बराबर, और ये ग्लास है, ये रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर, या तो वाटर का मीडियम है, समझ लो, यानी कि एयर से वाटर कैसा हो गया? डेंसर। यानी कि लाइट का रे जब रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा तो वहां पर क्या होगा भाई? नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड होगा। वो कौन सी डायरेक्शन में बेंड होगा भाई? नॉर्मल की डायरेक्शन में। और जब डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर एंटर होगा, याद आता है आप लोगों को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, याद आता है? लाइट का रे आया, पहले नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड हुआ और फिर नॉर्मल से किधर गया भाई? अवे। रेयर में से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या होगा भाई? बेंड होगा। और डेंसर में से वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा भाई? रेयर मीडियम के अंदर, तो नॉर्मल से वो कहां पर जाएगा भाई? दूर जाएगा। इतना तो याद रहेगा। चलो फिर से, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर सभी प्लेन्स के ऊपर कैसा है भाई? नॉन यूनिफॉर्म। अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। अर्थ के लोअर एटीट्यूड में जो गैसेस है, जो एटमॉस्फेयर के लेयर है, उसकी डेंसिटी मोर होती है, वाइल हायर एटीट्यूड के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी कैसी होती है भाई? लेस। यानी कि जब भी हम लोग लोअर एटीट्यूड टू हायर एटीट्यूड जाएंगे, जब भी हम लोग लोअर एटीट्यूड टू हायर एटीट्यूड जाएंगे, यानी कि कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जाएंगे? ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। यानी कि जब भी हम लोग डेंसर मीडियम लोअर एटीट्यूड टू हायर एटीट्यूड की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो लाइट का रे है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीज होता है। जब भी हम लोग अच्छे से समझना कभी लोअर एटीट्यूड में से हायर एटीट्यूड के अंदर जाएंगे, यानी कि अर्थ के ऊपर से अपर डायरेक्शन में लाइट का रे जाएगा तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट? उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएंगे तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीज होता है। क्योंकि हम लोग कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जाते हैं भाई? डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर जाते हैं। सेम स्टूडेंट, ये जो अर्थ के डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है, ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है वो कभी भी स्टेडी स्टेट होते नहीं है। कभी अर्थ के ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है उनकी जो फिजिकल सिचुएशन है वो कभी भी स्टेडी स्टेट होती नहीं है। लाइक एयर का मीडियम या तो टेम्परेचर, यानी कि ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है उनकी फिजिकल सिचुएशन कभी भी स्टेडी स्टेट होती नहीं है। लाइक जोरदार हवा का झोंका आया तो वहां पर क्या होगा भाई? आपके नियरेस्ट में जो एयर के लेयर है, लाइक आप इधर खड़े हो, आपके नजदीक में जो एयर के लेयर है वो क्या होंगे भाई स्टूडेंट? आपसे दूर चले जाएंगे, आपके नजदीक में डिफरेंट डेंसिटी वाले लेयर आ जाएंगे। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? या तो टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जो लेयर है
वो लेयर हीटेड होंगे, एयर क्लीन होंगे, अपर डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी कि ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है, इनकी फिजिकल सिचुएशन भी स्टेडी स्टेट होती नहीं है, और इसके कारण दूर के ऑब्जेक्ट में से, लाइक देखो ये स्टार है, स्टार में से आने वाली जो लाइट है, स्टार में से आने वाली लाइट है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती है। तो भाई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पोजीशन कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। समझ में आता है कि ऊपर से जा रहा है। इसके एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार कभी भी ट्विंकल करते नहीं है, बट अर्थ के ऊपर से आप देखोगे तो वो क्या लगेंगे भाई, आपको ट्विंकल करते हुए दिखेंगे। यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, सन एक्चुअल में होरिजॉन के ऊपर आए उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्चुअल में जब आए उसको सनराइज बोलते हैं, बट एक्चुअल सनराइज से पहले 2 मिनट अर्ली सनराइज हो जाता है, सेम सनसेट, सनसेट हो जाता है, उसकी 2 मिनट के बाद में भी हमें वो क्या बनता है भाई, अपीयर बनता है। जिसके एग्जाम्पल कौन से है भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर से देखते हैं स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमारी अर्थ का पहले तो ये सब कुछ समझ लो, रेयर मीडियम टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, बराबर है। कभी हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉन यूनिफॉर्म एवरीवेयर है, सभी प्लेस के ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेयर सेम नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। कभी अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। अर्थ के नियरेस्ट में यानी कि लोअर एटीट्यूड, लोअर एटीट्यूड है, वो लोअर एटीट्यूड के अंदर जो लेयर है उसकी डेंसिटी मोर होती है, वाइल हायर एटीट्यूड के अंदर जो लेयर है उसकी डेंसिटी कैसी होती है भाई, लेस होती है। जब भी लाइट का रे, जब भी हम लोग डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएंगे, यानी कि लोअर एटीट्यूड टू हायर एटीट्यूड की डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी हम लोग स्टार को देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, स्टार को, तो हम लोग अर्थ के ऊपर से स्टार को देखते हैं, यानी कि लोअर एटीट्यूड टू कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं स्टूडेंट, हायर एटीट्यूड की डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि जब भी लोअर एटीट्यूड टू हायर एटीट्यूड की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा भाई, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के अंदर एंटर होंगे, जिसके कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हो तो लाइट का रे नॉर्मल से कैसा जाएगा भाई, दूर एंड दूर जाता जाएगा, जिसके कारण उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज होता है। और ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है, इनकी फिजिकल सिचुएशन भी कभी भी स्टेडी स्टेट होती नहीं है। कि भाई ये डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले जो लेयर है वो लेयर की फिजिकल सिचुएशन भी कभी भी स्टेडी स्टेट होती नहीं है। लाइक एयर एंड टेम्परेचर वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं भाई, चेंज होते हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की अपीरियंट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो अपीरियंट पोजीशन का मतलब दिखने वाली पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या होती है भाई स्टूडेंट, फ्लक्चुएट होती है। कभी ऑब्जेक्ट की जो अपीरियंट पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है भाई, फ्लक्चुएट, ट्विंकलिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल है इसके, कभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट। स्टूडेंट आपको ये देखना हो तो क्या कर सकते हो भाई, अपने मकान के धाबे के ऊपर चढ़ सकते हो,
कभी कोल्ड नाइट के अंदर मकान के धाबे के ऊपर चढ़ जाओ, दूर कोई लाइट आपको दिखती हो, बड़ा खंभा उसके ऊपर कोई लाइट आपको दिखती हो, या तो मोबाइल के टावर की लाइट आपको दिखेगी, वो लाइट को आप देखने का ट्राई करो, वो लाइट को आप देखोगे कंटिन्यूअसली वो ट्विंकलिंग करती हो ऐसा आपको अपीयर होगा, वो फ्लक्चुएट करती हो ऐसा आपको अपीयर होगा। वो किसके कारण बनता है भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी वो जो लाइट है वो मोबाइल के टावर के ऊपर से आपकी आई तक आती है, तब तक उसको क्या करना पड़ता है भाई? डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर में से पास होना पड़ता है, जिसके कारण उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या होती है भाई? फ्लक्चुएट। इसको क्या बोलते हैं भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्रैक्शन थ्रू क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने दो शॉर्ट नोट देखी। फर्स्ट शॉर्ट नोट हमारी कौन सी थी भाई? एकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई। सेकंड नंबर की शॉर्ट नोट कौन सी है स्टूडेंट हमारे? कभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर। बोलो, अब लिख पाओगे तो याद रखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रेनबो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कौन है स्टूडेंट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बोलो, याद रख पाओगे? तो आज इतना रखते हैं, कल आगे हम लोग देखेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट।